नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हम कुछ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसकी की डिमांड आप लोग बार बार कर रहे थे और कुछ टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हमने पर्यावरण कवर किया है, हमने आधुनिक भारत कवर किया है और हम भारतीय राज्य व्यवस्था भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 8400 प्रश्न है। तो अगर आपको 4800 प्रश्न है, सॉरी क्लास। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए अब आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जन आंदोलन हमारा टॉपिक है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसको हम कहते हैं नील विद्रोह। मेनली नील खेती के अगेंस्ट था। ये बात ये थी कि पहले किसानों को फोर्सफुली नील की खेती कराई जाती थी, लेकिन जमीन उपजाऊ होने के कारण जो किसान थे वो नील की खेती ना करके दूसरी खेती करना चाहते थे, लेकिन इन पे बार बार फोर्स किया जाता था कि नील की खेती ही करनी है, तो उसी के अगेंस्ट ये विद्रोह था। ठीक है, यहाँ पर देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण। नील दर्पण में नील विद्रोह के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर देखिए नील दर्पण लिखा किसने है, आप याद रखेंगे दीनबंधु मिश्र ने। ठीक है, वंदे भारत गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे, सन्यासी विद्रोह पे। ठीक है, वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया है, वो कौन सा विद्रोह था, वो सन्यासी विद्रोह था। आप सभी को पता है कि 1764 में एक बैटल होती है जिसको कि हम निर्णायक युद्ध कहते हैं। ये युद्ध आपका कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रिटी साइन होती है 1765 में, जिसको कि हम इलाहाबाद ट्रिटी कहते हैं। और इलाहाबाद ट्रिटी में जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको दीवानी राइट मिल जाती है। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, पैसे की बात हो रही, रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर 1765 के बाद इनको रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी राइट मिल जाती है। उड़ीसा की, बिहार की और असम की, इन रीजन्स की इनको दीवानी राइट मिल जाती है। तो यहाँ पे जो सन्यासी विद्रोह था, इस समय क्या होता है, इसी समय भूखमरी भी होती है, फेमाइन होता है। ठीक है, हर जगह सूखा पड़ जाता है, हर जगह सूखा है, लेकिन आपको पता है जो ब्रिटिशर्स टैक्स लगा रहे हैं वो उतना ही ज्यादा टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। अगर कोई जमींदार पैसा नहीं दे पा रहा है, टैक्स नहीं दे पा रहा, कर नहीं दे पा रहा है, तो उससे उसकी जमीन छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे लोग और भूखमरी भी हो जाती थी। तो भूखमरी का दो कारण होता था। देखिए, एक वेदर, अगर सूखा पड़ गया, खेतों में कुछ अनाज नहीं हुआ, तो ऐसे ही लोगों के पास खाने की कमी है, उस पे ये जो ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे ये जो कर लगा देते थे लोगों पे और लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो यहाँ पर जब इनको दीवानी राइट मिल गई तो एक
तरीके से कह सकते हैं अत्याचार बढ़ गया। जो जमींदार पैसे नहीं दे पाते थे उनकी जमीनें छीन ली गई। यहीं पे जो सन्यासी हुआ करते थे, कुछ सन्यासी थे जो कि जमींदारों पे डिपेंडेंट रहते थे, वो उनको भी हानियां होने लगी। तो बाद में भले इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह था, लेकिन सन्यासी विद्रोह में आपके हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है, जमींदार भी थे, सन्यासी भी थे। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि खाली सन्यासी विद्रोह में केवल सन्यासी लोग थे, ठीक है। तो यही विद्रोह था ये। मुंगेर की बरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकाशत भूमि की वापसी की मांग। देखिए क्लास, अब आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए। प्रश्न बहुत डीप में जाके नहीं बन रहा है। जब भी जन आंदोलन इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, उनको लगता है मैम ये चैप्टर नहीं तैयार है। अरे तुमको हर स्टोरी नहीं जाननी है, पूरा पूरा विद्रोह तुमको नहीं पढ़ना है, इतने डीप में प्रश्न नहीं बनता है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, ये विद्रोह किस समय हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, और ये विद्रोह किस स्थान पे हुआ था। तो अगर आप एक छोटी सी बुक, कोई भी बुक आप रेफर करते हैं, कोई भी बुक रेफर करते हैं, लूसेंट ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट में एक जगह सारे विद्रोह के नाम लिखे हैं, उनका नेतृत्व किसने किया था उनका नाम लिखा है, और किस वर्ष में वो हुआ था वो लिखा है। उतना पढ़ लो, ठीक है, उतना सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्ट प्रश्न बनेगा तो वो खाली आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, वो जितने लोग परीक्षा में बैठे हैं ज्यादातर लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। फिर ऐसे प्रश्नों को छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको क्या क्या याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, ये हुआ कहां पर था और किस वर्ष में हुआ था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था, ठीक है। कूका आंदोलन की जब भी हम बात करेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा, याद रखिएगा कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गुरु राम सिंह ने किया था। तो कूका काका कुछ भी करके याद करो और राम सिंह याद करो, काका राम सिंह कुछ भी करके, काका राम याद करोगे, कूका राम, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो अपना गोरा रंग देख के इतना ज्यादा लोग पागल हो जाते हैं ना, शीशे में जब गोरा रंग देख लेते हैं फेयर एंड लवली लगाने के बाद, फेयर एंड लवली नहीं हो गया ना, फेयर एंड फेयर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो उसको देख के लोग पागल हो जाते हैं। तो गारो पागलपंथी कहां पर हुआ था, ये विद्रोह गारो का था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, काका राम सिंह, कूका राम सिंह, ठीक है, कूका याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो करमशाह, ठीक है। तो अपना गोरा रंग देखकर पागल मत बनो, ठीक है, कर्म करो, तब सही है, तब जब अचीवमेंट मिलेगी तब पागल बनना, समझे, याद हो गया होगा। फराजी विद्रोह की बात करेंगे तो दादू मियां फराजी बातें करते, फालतू की बातें करते। देखिए क्लास, ये बस याद कराने का ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी के नाम को या किसी नेता को कुछ नहीं कह रही हूँ, बस आपको याद करा रही हूँ। दादू फराजी करके याद करोगे तो याद रहेगा, बस मैं आपको ये बता रही हूँ। यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ा जा रहा है। कूका आंदोलन की बात करेंगे, राम कूका, ठीक है, कूका राम ऐसे करके। पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया गारो का था, ठीक है, और यहाँ पर आपके पागल। फिर अगर इसका आपका नेतृत्व पूछेगा तो आप याद रखेंगे करम करो, ठीक है, करमशाह। और इधर मैंने आपको बता दें दादू फराजी थे हाजी सरीउतुल्लाह की अनुयायी। इतना नहीं पूछेगा, ये आपसे अभी परीक्षा में नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन अब लिखा है तो पढ़ लो। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहां से, वेलुथम्पी की बात की है केरल से, ठीक है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। रामोसी कृषक जत्था की हम बात करेंगे तो वासुदेव जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, रामोसी वासुदेव। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो कौन सा भौगोलिक इलाका था, वो आपका पश्चिमी घाट था, याद रखिएगा। गडकरी विद्रोह की बात करेंगे तो इसका केंद्र क्या था, कोल्हापुर था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था, खून था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कोल बुद्धू भगत ने, ठीक है, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में, ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1820 में हुआ था। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु कानू ने और भैरव चांद ने, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु कानू का नाम जब बात करेंगे हम तो कानू का नाम आप संथाल के साथ याद रखेंगे, कोल के साथ आप बुद्धू का नाम याद रखेंगे। ऐसे समझ लो ना, एक कोल का खान है, उसमें एक बुद्धू खुदाई कर रहा है, एक स्टोरी की तरह याद कर लो ना, कोल का खान है, बुद्धू खुदाई कर रहा है, तो कोल बुद्धू भगत, ठीक है। और संथाल की बात करेंगे तो सिद्धू कान्हू।
1855 के 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो कौन था? वो मेजर बारो था। ठीक है। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। उलगुलक विद्रोह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से, ये प्रश्न पूछा था, ये यूपीएससी में भी इस तरीके का प्रश्न था, एक स्टेटमेंट दिया था उलगुलन विद्रोह के बारे में, और बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि उलगुलन विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से है। ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती का आबा कहा जाता है वह कौन थे? वह बिरसा मुंडा थे। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। ठीक है। ठक्कर बापा ने, याद रखिएगा। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कराया था कारण मुहैया कराया था। ठीक है। जिसने साझा कारण मुहैया कराया था जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। जब पेपर में प्रश्न ये बनेगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी रिपीट किया है, कि वो वन लाइनर के फॉर्म में हम डिस्कस तो कर लेते हैं लेकिन उसको समझ में उतना नहीं आता है। जब वही प्रश्न आपको 4 ऑप्शंस के साथ दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हौज विद्रोह की बात करेंगे तो 1820 से 1821 तक। खैरवार आदिवासी आंदोलन की बात करेंगे तो 1874। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई थे। ठीक है। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले संताल विद्रोह हुआ है, फिर सिपाही विद्रोह हुआ है, फिर नील विद्रोह हुआ है, फिर दक्कन के दंगे हुए हैं। क्लास में फिर आपसे कहूंगी, लूसेंट में एक पेज दिया गया है जहां पे सारे विद्रोह दिए गए हैं, किस ईयर में कौन सा विद्रोह हुआ है वो दिया गया है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप में से किसी के पास नहीं है बुक तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में स्क्रीनशॉट लगा के आपसे डिस्कस भी कर लूंगी। यहां पर देख लीजिए, मोपला विद्रोह की जब हम बात करेंगे तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ है। पावना विद्रोह की बात करेंगे तो ये बंगाल में हुआ है। एका आंदोलन अवध में हुआ है और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। 1921 का ईयर याद रखिएगा, मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अब यहां पर देखिए, बैरकपुर विद्रोह की बात करेंगे तो 1824 में। बरहामपुर विद्रोह की बात करेंगे 1857। संताल विद्रोह जो है वो 1855 से 56। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, संताल विद्रोह 1857 की क्रांति के जस्ट पहले हुआ था, तो कभी नहीं भूलेगा आपको। वेल्लोर विद्रोह की बात करेंगे तो 1806 में। कूका विद्रोह, कूका मैंने आपको बताया, कूका राम सिंह। ठीक है। तो यहां पर पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। चुआर विद्रोह जो था वो पश्चिम बंगाल में। कुकी त्रिपुरा में। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कूका की बात होगी तो पंजाब याद रखेंगे, कुकी की बात होगी तो त्रिपुरा याद रखेंगे। अहोम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर नाम है। ठीक है। ये नाम है, ये तो हम जगह के नाम देख रहे थे, अब यहाँ पर नाम की बात करें। अहोम देखिए गोमधर कुंवर। ताना भगत की बात करेंगे तो ये जतरा भगत। यहाँ पर देखिए ताना भगत आंदोलन जतराऊ राव ने प्रारंभ किया था कब? 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग। ठीक है। जोड़ा नांग याद रखिएगा। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की है। हम आने वाले क्लास में एक बार वो जो लूसेंट में जो पेज दिया है उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें आपको बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर भी आवश्यकता होगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। यहाँ पर ईयर याद रखिएगा, किसने किस आंदोलन का नेतृत्व किया है। ठीक है। ये बस। अब चलिए आधुनिक भारत में शिक्षा की विकास की बात करते हैं, एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए क्लास कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी वो आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसको बस आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। 1781 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई थी। और मदरसा की स्थापना किसने की थी कोलकाता में? तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय थे, याद रखिएगा। तो अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में
अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कहां पर, तो आप बताएंगे कोलकाता में। कब किया था, 1781 में किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, याद रहेगा। अब कोलकाता मदरसा स्थापित करने के पीछे का रीजन क्या था, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग ने इस मदरसा को इसलिए स्टैब्लिश किया था ताकि मुस्लिम लॉ की स्टडी हो सके और मुस्लिम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनको पढ़ा जा सके, ठीक है, तभी हम उनको गवर्न कर पाएंगे। तो टू स्टडी मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट मेन पर्पस था कोलकाता मदरसा को स्थापित करने का, जिसकी की स्थापना किसके शासन में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी 1781 में। फिर इसके 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है, 1791 में, याद रखिएगा यहाँ पर। अब बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी, अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप बताएंगे 1791 में जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए, भारत में अंग्रेज में प्रथम मदरसा स्थापित किया, अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, कोलकाता में स्थापित किया था, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था, 1781 में किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी, 1791 में की थी, ठीक है। फिर 1800 की अगर हम बात करेंगे, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके जो ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन करने के लिए, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। यहाँ पर देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, अगर पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे सर विलियम जोन्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। दादा भाई नरोजी, माइकल मधुसूदन, राजा राम मोहन रॉय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी वो कौन थे, तो याद रखिएगा पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता सबसे प्रथम बार किसको प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को। किसको, माइकल मधुसूदन दत्त को, याद रखिएगा। चलिए, सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया है, याद रखिएगा। तो क्लास यहाँ पर देखिए, हमने 1800 यहाँ पर देखेंगे अगर आप, हमने पहले 1781 की बात की, फिर 1791 में संस्कृत कॉलेज की बात की, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की। अब मैं आपको 1835 की कहानी सुनाऊंगी। 1835 में एक मैकॉले लेटर आता है, ठीक है, जिसको कि माइन्यूट मैकॉले लेटर भी कहते हैं, जिसमें कि बोला जाता है कि जो एजुकेशन होगी, जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्न स्टडीज पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब जब भी भारत में एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बार चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख का प्रोविजन दिया गया। मतलब अगर परीक्षा में पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो वो कौन सा आपका बताइए अधिनियम था, वो था चार्टर एक्ट 1813। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था, जब भी 1813 चार्टर एक्ट की बात करें, 13 चार्टर एक्ट की हम बात करेंगे तो आप एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज वाला प्रोविजन याद रखेंगे। दूसरा, आप क्रिश्चियन मिशनरीज की भी बात करेंगे, ठीक है, कि उनकी प्रैक्टिस को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी की चार्टर एक्ट 1813 से, उस मोनोपोली पर भी क्या होता है, रोक लगती है, उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। लेकिन 2 जगह अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी की मोनोपोली रह जाती है, वो कौन कौन सी है, चाय में, टी की ट्रेडिंग में अभी भी उनके पास एकाधिकार होता है ईस्ट इंडियन कंपनी के पास। और दूसरा हमने आपको बताया था क्या था, ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ ट्रेड में, जो कि 20 साल बाद 1833 में पूरी तरीके से इनका एकाधिकार मोनोपोली खत्म कर दी जाती है, ठीक है। और इनकी जो ट्रेडिंग वाला था इसको पूरी तरीके से खत्म करके इसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर देखिए क्लास, थोड़ा सा मैं ये मान के चलती हूँ कि कुछ चीजें आपको पता है पहले से, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है ना, तो हर चीज मैं बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो वैसे भी मैं प्रयास करती हूँ कि चीजें समझ में आए, लेकिन कुछ चीजें मैं मान के चलती हूँ कि आपने पढ़ा है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आप याद रखेंगे 1813 में ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था आपका चार्टर अधिनियम 1813,
ठीक है। 1813 के बाद 1 लाख रुपए का प्रोविजन तो दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे ना वो 2 गुट में बंट गए। कुछ लोग कहते हैं जो एजुकेशन है वह वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के आम बोलचाल में हमको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें एजुकेशन पूरी इंग्लिश में प्रोवाइड करनी चाहिए। तो 2 गुटों में बंट गया था। बाद में 1835 में मैकॉले माइन्यूट लेटर आता है, जिसको कि हम डाउन फिल्ट्रेशन थियरी भी कहते हैं। डाउन फिल्ट्रेशन थियरी में क्या बोला जाता है कि किसी वर्ग के कुछ सेक्शन के लोगों को हम क्या करेंगे, हम एजुकेशन देंगे, ठीक है, और फिर ये छनते सभी लोगों तक पहुंचेगा। मतलब जैसे अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो 1000 की पॉपुलेशन में आपने 10 लोगों को एजुकेशन दी, वेस्टर्न साइंस की एजुकेशन दी, मॉडर्न स्टडीज पढ़ाया इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में, ठीक है। फिर ये जो 10 लोग हैं उन्होंने धीमे धीमे ये एजुकेशन और लोगों को इम्पार्ट की, तो इसको डाउन फिल्ट्रेशन थियरी भी कहते हैं। मैकाले का माइन्यूट लेटर जो कि 1835 में आया था, याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर देखिए, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा क्लास। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यहाँ पर एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को, आधुनिक शिक्षा को क्यों ये इम्पार्ट करना चाह रहे थे, क्यों ये देना चाह रहे थे? इसलिए क्योंकि जो छोटी छोटी प्रशासनिक जो ड्यूटीज होती थी, जैसे क्लर्क वाली, ठीक है, उसमें इनको कुछ शिक्षित भारतीय की जरूरत थी। सबसे पहले ये बाहर से आए थे, इनको आती थी अंग्रेजी, भारत की लैंग्वेज थी अलग। भारत में तो डाइवर्सिटी है ही है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अब बहुत से क्लर्क वाली जॉब क्रिएट हो रही थी, जिसमें ये चाहते थे कुछ शिक्षित भारतीय हो जिनको की अंग्रेजी आए, ठीक है, ये एक मीडिएटर का काम करे, ठीक है। तो इस वजह से ये एजुकेशन को इम्पार्ट, इनका खुद का अपना वो था, बेनिफिट था, इसलिए भारत में एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था चार्टर एक्ट 1813, और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड मिंटो के समय में आया था, याद रखिएगा। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था किससे? शिक्षा से। अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था, कहां से? कोलकाता से हुआ था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्लास देखिए, हम बात कर लेते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको चार्ल्स वुड डिस्पैच कहते हैं, ठीक है, जो कि शिक्षा से संबंधित था। ये आपका 1854 में आता है। इस समय जो आपके लॉर्ड डेलहाउसी रहता है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच किसके समय में आया, तो लॉर्ड डेलहाउसी था उस समय, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। माना जाता है कि इसने इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की भारत में, लेकिन आपको पता है चार्टर एक्ट 1813 में ही 1 लाख रुपए देने की बात की थी, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी। तब इसको क्यों हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसको क्यों मानते हैं कि यहां से इंग्लिश एजुकेशन का शुरुआत हुआ? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वुड डिस्पैच था उसको ब्रिटेन में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, पहली बार एक बिल पास किया गया था, ठीक है। यहाँ पर वुड डिस्पैच में बोला गया था कि हम यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करेंगे प्रोविंसेस में। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोविंस थे? बॉम्बे में, ठीक है, कोलकाता में, मद्रास में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाती है 1857 में वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि प्राइमरी क्लासेस में, जो प्राइमरी क्लासेस होती है वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और जो हायर क्लासेस हैं, ठीक है, वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इंग्लिश में। तो परीक्षा में एक बार प्रश्न बना था, मेरे दिमाग में आ रहा है, उसमें लिखा था कि जो वुड डिस्पैच था उसमें एजुकेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में ही इम्पार्ट करने की बात की गई थी, मतलब जो भी शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी में ही दी जाएगी, ये बोला गया था। तो आप याद रखेंगे कि मैम ने बताया था वुड डिस्पैच 1854 में आया था, जिसके कहने पर 3 यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1857 में। कहाँ? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, जिसे कि हम
मैग्ना कार्टा कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में, उसने ये चीज बोली थी कि प्राइमरी क्लासेस में जो एजुकेशन दी जाएगी वो वेनाकुलर लैंग्वेज में, जो वहां की आम चाल की बोल भाषा है उसमें दी जाएगी, और हायर क्लासेस में एजुकेशन को अंग्रेजी में दिया जाएगा। ठीक है, ना कि खाली इंग्लिश की बात की थी। ये चीज दिमाग में बना लीजिए, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करेगा तो यहां पे करेगा। अब यहां पे विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात कही गई थी वुड डिस्पैच में, याद रखिएगा सब। चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार में एवं विकास में। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में, याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में इसकी स्थापना हुई है। 1906 में और एक कौन सा इवेंट हुआ है? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो अब आज के बाद कभी मत भूलिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और मुस्लिम लीग दोनों की स्थापना 1906 में हुई है। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। देखिए क्लास, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से। हंटर कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा से। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। तो मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी आपके कमीशन है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, वुड, हंटर, रैले, सैड, इट्स, हर्ट, सर्जेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार आपको बता दूंगी, एक मिनट यहां पे लिखती हूं मैं। देखो, वुड, ठीक है, वुड जो है वो हंटर निकल गया, कोई है वुड, हंटर निकल गया, उसकी मम्मी रैले। ठीक है, रैले, बस ये ट्रिक है याद करने का। रैले, सैड, ठीक है, इट, हर्ट, सर्जेंट बोलती है वो। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी भी है। किसकी क्रोनोलॉजी है? जो भी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपके कमीशंस थे। तो वुड सबसे पहले था, ठीक है, तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है, हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है, रेले कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है, सैडलर कमीशन, जो मैं सैड बोली हूं ना, वो सैडलर कमीशन है, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। इचाप कमीशन जो है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। हार्टिंग कमीशन जो है वो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, और सर्जेंट कमीशन जो है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे सोच लो, जो वुड है वो हंटर है, रैले सैड है, कहती है इट्स हर्ट सर्जेंट, बस। तो ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन हो गया। एक बार देखिएगा तो आपको एक जगह मिल भी जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने बताया है आपको। यहां पर देख लो, सैडलर कमीशन शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? 1917 में की थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। अभी हमने आपको बताया है ये मैकॉले का माइन्यूट, ठीक है, जिसमें डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी जिसको हम कहते हैं एजुकेशन से, और यहां पर अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई थी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात हो रही है, शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। तो सारी चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैडविक बेंटिक के शासन काल में। भारत ने प्रथम 3 विश्वविद्यालय, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, कोलकाता, बॉम्बे और देखिए कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई थी 1857 में। ठीक है, उसी क्रांति के समय 1857 में कहीं कहीं विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। कहाँ होती है? कोलकाता, मद्रास और मुंबई। और इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? वुड डिस्पैच देता है। वुड डिस्पैच किस समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, सब याद रखिएगा। जिसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो कौन थे? वो डीके कार्वे थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी किसकी? हिंदू कॉलेज कोलकाता की। ठीक है, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने की थी अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे नाम डेविड हेयर का और एलेक्जेंडर डफ का। और डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ
किसने और योगदान दिया था, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो देख लीजिए दोनों प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई थी? हिंदू कॉलेज की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। ठीक है, डेविड हेयर यहाँ लिखा हुआ है। और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो कौन थे? वो राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा BHU को। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। अब यहाँ पर क्लास अब हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रेस के विकास को। ठीक है, अब प्रेस का विकास डिस्कस करने के पहले इस टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मत परेशान होइएगा कि मैम इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। जो मैं बता रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करिएगा। देखिए, पहली बार अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया कौन, तो जो पोर्टुगल्स थे वो प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेके आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस आपका गोवा में आता है, फिर बॉम्बे में आता है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा परीक्षा में। परीक्षा में पूछेगा 1780 में जो पहला आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है उसका नाम क्या होता है? बंगाल गैजेट। ठीक है, और इसकी संपादक कौन होते हैं? यहाँ पर देख लीजिए बंगाल गैजेट, और इसकी संपादक कौन होते हैं? जेम्स सिक्की। तो 1780 में जेम्स सिक्की द्वारा बंगाल गैजेट पब्लिश किया जाता है। और जो बंगाल गैजेट होता है ना, वो एक्सपोज करता है जो करप्शन चल रहा रहता है ईस्ट इंडियन कंपनी में। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा जो बंगाल गैजेट था वो ईस्ट इंडियन कंपनी को फेवर कर रहा था, वो ईस्ट इंडियन कंपनी के अगेंस्ट था। और वो जो भी ईस्ट इंडियन कंपनी में करप्शन चल रहा रहता है उसको एक्सपोज कर रहा रहता है, और इसी कारण से कुछ समय बाद इसको बंद भी कर दिया जाता है। 1799 तक आते आते, ये 1780 की बात है, 1799 तक आते आते भारत में कई न्यूज़पेपर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो सरकार बैठी रहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको डर लगता है भाई फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम, और प्रेस की फ्रीडम एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आम जनता तक न्यूज पहुंचे। ठीक है, तो अब जब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे रोज न्यूज़पेपर में तो लोग क्या होंगे? भड़केंगे, लोग जागरूक होंगे। तो इसका मतलब अब सेंसरशिप लगाने की जरूरत है। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी आर्टिकल पब्लिश होगा उसके पहले उसको सेंसर बोर्ड पास करेगी। आप लोग देखते हैं ना, मूवी बनती है तो सेंसर बोर्ड उसको देखती है, जो भी आपत्ति वाली चीजें होती है उसको हटाया जाता है। तो वही चीज अब न्यूज़पेपर में क्या होने लगा, लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ने लगी। गवर्नमेंट ने कहा सेंसरशिप एक्ट लाते हैं, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में आता है। और उस समय कौन रहता है? लॉर्ड वेलेस्ली रहता है। और बोला जाता है कि कोई भी आर्टिकल पब्लिश होने के पहले उसको सेंसरशिप बोर्ड से पास होगा, पहले जो भी आपत्ति वाली चीजें होगी उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, 1818 तक आते आते लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है? इस एक्ट को एबॉलिश कर देता है। ये जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट है इसको लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है? खत्म कर देता है। ठीक है, और जैसे ही ये सेंसरशिप एक्ट आपका खत्म होता है, पहला वेनाकुलर न्यूज़पेपर आपका छपता है। वेनाकुलर मतलब जो आम बोलचाल में जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वो वेनाकुलर लैंग्वेज कहलाती है। तो भारत का पहला वेनाकुलर जो न्यूज़पेपर आपका पब्लिश होता है वो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होता है, और उसका नाम रहता है समाचार दर्पण। तो 1818 में समाचार दर्पण आपका बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होता है, और ये पहला वेनाकुलर न्यूज़पेपर है। ठीक है, 2822 आते आते आपका एक और न्यूज़पेपर आता है जिसको कि हम कहते हैं संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी आप लोगों को पता है किसके द्वारा पब्लिश कराया जाता है? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी में मेनली सती प्रथा के अगेंस्ट चीजें लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे। ठीक है, याद रखिएगा, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ब्रह्म क्रॉनिकल राजा राम मोहन रॉय। तो आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए।
फिर 1823 में क्या होता है, लाइसेंसिंग एक्ट आता है। ठीक है, यहां पर देखिए 1823 में लाइसेंसिंग एक्ट आता है, जिसमें क्या बोला जाता है, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। 1826 में 30 मई को उत्तन मार्तन पब्लिश होता है, जो कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर रहता है। ठीक है, और आपको पता है इसीलिए हम इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो उत्तन मार्तन फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर आपका पब्लिश होता है। 1835 की बात करेंगे तो चार्ल्स मेटकाफ आता है। चार्ल्स मेटकाफ क्या करता है, ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट था इसको वो एबॉलिश कर देता है, और चार्ल्स मेटकाफ को हम लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से भी जानते हैं। ही इज रिगार्डेड एज अ लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, अभी हम और डिस्कस। 1780 में जेम्स हिक्की ने बंगाल गेजेट पब्लिश किया। ठीक है, फिर उसके बाद सेंसरशिप एक्ट जो पहली थी 1799 में, वो किसके द्वारा लाई गई, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई, और इसको एबॉलिश किसने किया था, लॉर्ड हास्टिंग ने किया था। ठीक है, फिर 1822 में अगर हम बात करेंगे तो संवाद कौमुदी पब्लिश की है किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। इसके पहले 1818 में पहला आपका वेनाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, समाचार दर्पण, जिसकी की लैंग्वेज होती है बंगाली। और अगर आपसे पूछेगा पहला हिंदी न्यूज़पेपर तो आप उत्तन मार्तन के बारे में बताएंगे। ठीक है, और आप क्या बताएंगे, लाइसेंसिंग एक्ट को एबॉलिश किसने किया था, खत्म किसने किया था, चार्ल्स मेटकाफ ने। और चार्ल्स मेटकाफ को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं। इतनी चीजें हो गई। पर हमने बात कर रहे थे अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगाली लैंग्वेज में आपकी पब्लिश होती है। तो अब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो लॉर्ड लिटन जो था वो वेनाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है, और जब वेनाकुलर प्रेस एक्ट आता है तो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती है ताकि उसको बंद ना किया जाए। अब यहाँ पर वेनाकुलर प्रेस एक्ट को कौन रिपेल करता है, कौन हटाता है, तो वो लॉर्ड रिपेन रहते हैं। तो परीक्षा में पूछता है कि वेनाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन, तो लॉर्ड लिटन लाया, और वेनाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने, लॉर्ड रिपेन ने हटाया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलिए प्रश्न हम देखते हैं एक एक। भारत का पहला समाचार पत्र आपका कौन सा था, बंगाल गेजेट था, जेम्स हिक्की का नाम आप याद रखेंगे। वेलेस्ली, हेस्टिंग, जॉन एडम तथा डलहौसी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने किया था, मैंने आपको बताया लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सेंसरशिप लगाया गया था। 1878 का वेनाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपेन ने किया था। वेनाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। वेनाकुलर एक्ट का परिवर्तन किया था किसने, लॉर्ड रिटेन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था वो कौन था, वो लॉर्ड रिपेन था, अभी मैंने डिस्कस किया है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा केसरी, मराठा, ठीक है, सब इसके संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी, तारकनाथ दास ने की थी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्म क्रॉनिकल, ये तीनों राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था, कोलकाता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए अमृत बाजार पत्रिका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले ये बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होती थी और रातों रात इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसकी स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने की थी, याद रखिएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो कौन सा था, वह केसरी था। ठीक है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो बंगवासी, काल और केसरी तीनों कांग्रेस की आलोचना करती थी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, संध्या, युगांतर, काल। ठीक है, सोम प्रकाश नामक
सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात जब भी हम करते हैं तो हम विडो रीमैरिज की बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, याद रखिएगा। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? लीडर था, याद रखिएगा। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। द इंडियन ओपिनियन पत्र उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्र के जो प्रथम संपादक थे वो थे आपके मनसुख लाल नजर, नाम याद रखिएगा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था किसने? होम रूल पार्टी द्वारा, ठीक है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो ये भारतीयों द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था? वो हिंदू पैट्रियट था, ठीक है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे, याद रखिएगा। और इन्होंने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे भारत के साथ अपने को संबंध किया था किसने? अरविंद घोष ने वंदे भारत के साथ। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह था इंडियन नेशन। ये आपका बिहार पीसीएस का प्रश्न था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। अब यहाँ पर देखिए, भारत मित्र किस भाषा में लिखा जाता था? हिंदी में। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दैनिक आज से कौन जुड़ा है? शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय। द नेशन हेराल्ड की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। सारे प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं ये सब, तो छोड़ने की गलती मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वह समाचार पत्र क्या था? कौन सा था? प्रताप था। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से होता था, याद रखिएगा, ठीक है। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहां से? पुणे से, ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता है 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और 1932 में आपका पूना पैक्ट साइन होता है ना, पूना पैक्ट, याद रखिएगा, पूना पैक्ट, जो कि यहाँ पे बी आर अम्बेडकर रहते हैं और महात्मा गांधी रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं जो कम्युनल अवार्ड की बात, पृथक निर्वाचन की बात दलितों के लिए की गई थी, उसको वापस ले लीजिए अम्बेडकर जी, और कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएगी दलितों के लिए। यहाँ पर देखिए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? बहिष्कृत भारत का आरंभ बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अल हिलाल कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था वो कौन सा था? वो अल हिलाल था। वर्ष 1920 में लाहौर में से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था वो कौन सा था? वह वंदे भारत था। तो वंदे भारत एक उर्दू समाचार पत्र था जिसका की प्रारंभ किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। कहां से किया था? लाहौर से किया था, 1920 में किया था। यहां देख लीजिए, समाचार दिए, पत्र दिए गए हैं, संपादक दिए गए हैं। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं और जिनको कि हम क्या कहते हैं? ड्रेन थ्योरी भी इन्होंने दी है। बंगाली की अगर हम बात करेंगे तो ये एस.एन. बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी.एस. नायर। सबका नाम आपको याद रखना है। अल हिलाल अभी हमने डिस्कस किया है, अब्दुल कलाम आजाद। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। न्यू इंडिया की बात करेंगे तो एनी बेसेंट। यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी भले बूढ़े थे लेकिन यंग थे। ठीक है,
अंदर से। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपको पता है ये एक आयरिश विमेन रहती हैं जिन्होंने होम रूल मूवमेंट की बात भारत में की। आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये भारत में भी होम रूल मूवमेंट की बात कहती हैं। फिर 2 होम रूल मूवमेंट भारत में चलते हैं, ठीक है, एक बाल गंगाधर तिलक का, एक एनी बेसेंट का। लोकमान्य तिलक की बात करेंगे तो केसरी मराठा सब आपको याद रखना है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? कौमी आवाज पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नवजीवन किसके द्वारा लिखी गई है? M.K. गांधी द्वारा। स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, याद रखिएगा। कौमी आवाज अभी हमने डिस्कस किया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महात्मा गांधी की बात करेंगे, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, BR अम्बेडकर, मूक नायक, ठीक है, बहिष्कृत भारत भी याद रखेंगे, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नरोजी, राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा। विपिन चंद्रपाल की बात करेंगे तो यहां पर न्यू इंडिया, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल भी न्यू इंडिया से रिलेटेड थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा एनी बेसेंट के नाम पे, मतलब ये मत सोचिएगा। फिर अरविंद घोष वंदे मातरम, ठीक है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय की बात करेंगे तो वो संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय द्वारा। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा। यहाँ पर हम और देखते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रीडम एंड मिडनाइट, ठीक है, फ्रीडम एंड मिडनाइट किसके द्वारा लिखी गई है? डोमिनिक द्वारा लिखी गई है, लॉरी डोमिनिक द्वारा। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्गा दास द्वारा लिखी गई है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये राफिक जकारिया द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। रामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे तो इन्होंने द इंडियन सोशलिस्ट। सचिंद्र नाथ सान्याल की बात करेंगे तो बंदी जीवन। लाला रामचरण दास की बात करेंगे तो द ड्रीमलैंड। भगवती चरण बोरा की बात करेंगे द फिलॉसफी ऑफ बम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर और देखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपको पता है किसके द्वारा लिखी गई है? वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई है। द स्पॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? RC मजुमदार द्वारा लिखी गई है। अवध इन रिवॉल्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रुद्रागंश मुखर्जी द्वारा। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी किसके द्वारा लिखी गई है? SB चौधरी द्वारा। तो क्लास ये सब एकदम फैक्चुअल डेटा आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। ब्रह्म समाज की बात करते हैं, आत्मीय सभा की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। आर्य समाज की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। बैक टू वेदास, वेद की ओर चलो, बताओ कमेंट बॉक्स में किसने कहा है बैक टू वेदास, ठीक है, अब पता चल गया होगा आप लोगों को। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानडे, नाम याद रखिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी थी मैडम ब्लावस्की, और लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी के ज्वाइन बाद में करती है एनी बेसेंट भारत में। ये चीज याद रखिएगा, अगर थियोसोफिकल सोसाइटी दिया है और मैडम ब्लावस्की का नाम दिया है तो आप उसको टिक लगाएंगे। बाद में एनी बेसेंट आती है, थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती है भारत में, तो यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया था मैडम ब्लावस्की का, तो एनी बेसेंट को मार्क किया गया था। देखिए यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी में मेनली ना एक तरीके से भगवान के बारे में स्टडी करना जो है उसको, तो यहाँ पर ये वैदिक वो सब पढ़ने आई थी। प्रार्थना समाज की जब हम बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग। आत्मीय सभा की मैंने आपको बताया राजा राम मोहन रॉय। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग की बात करेंगे तो तुलसी राम। देखिए प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको मैंने बताया था पढ़ाते समय बारदौली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है वहां की महिला बारदौली की। तो अगर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली? बारदौली सत्याग्रह में मिली।
चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था 1917 में। ठीक है, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल, जब गांधी जी यहाँ पर बनारस में थे तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं। इनकी स्पीच सुनने के बाद कहते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए बिहार में, वहां पे जो किसान हैं उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है, नील की खेती कराई जा रही है। तो फिर महात्मा गांधी, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पे चंपारण जाते हैं और फिर वहां पर आपको पता ही है। कूका आंदोलन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कूका पंजाब, कूका राम सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। लाल कुर्ती आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पे गफ्फार खान की, अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं हम। ठीक है, इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। जो इसके आंदोलन करता थे वो लाल कलर की कुर्ती पहनते थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन इसको कहा जाता है। अवध किसान सभा की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड थे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन से सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब। मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे लिखा है नेहरू रिपोर्ट। आपको पता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आपकी बन के तैयार होती है। यहाँ पे इसके जो मेन आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो मोतीलाल नेहरू होते हैं, उन्हीं के नाम पे ये नेहरू रिपोर्ट होती है। नेहरू रिपोर्ट में हम डोमिनियन स्टेटस की बात कहते हैं और नेहरू रिपोर्ट में 1 साल का समय दिया जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नेहरू रिपोर्ट को। लेकिन अंग्रेज कोई भी वो नहीं लेते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। ठीक है, वो तो अपनी रिपोर्ट तैयार करा रहे रहते हैं, साइमन रिपोर्ट, जिसके साइमन कमीशन आता है। हर जगह गो बैक साइमन का नारा लगता है। इसी के प्रदर्शन, इसी के अगेंस्ट जब लाला लाजपत राय लाहौर में प्रदर्शन कर रहे रहते हैं तो उनको लाठी लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाद में जो इनके शिष्य रहते हैं लाला लाजपत राय के, वो आक्रोश में आते हैं, कहते हैं हम बदला लेंगे। तो ये सब चीजें स्टोरी। एमके गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी की, तो चंपारण हमने डिस्कस कर लिया। एससी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन को प्रिसाइड किया था। आपको पता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सा सेशन था। ठीक है, एक मैं बताती हूँ त्रिपुरी सेशन, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाद में जब इनकी थोड़ा सा मतभेद हो जाती है चीजों को लेके, तो ये 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, अपने अध्यक्ष पद से रिजाइन कर देते हैं। जिसके बाद इनका अध्यक्ष पद को कौन संभालता है, राजेंद्र प्रसाद संभालते हैं। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में वोटिंग जब वोटिंग होती है ना इस बार अध्यक्ष पद के लिए, तो खड़े रहते हैं कौन बताइए, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, महात्मा गांधी जिनको सपोर्ट कर रहे रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं वोटिंग में और इनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करते हैं और आगे चल के ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। यहां पर देखिए एमए जिन्ना, मैंने ये सब चीजें आपको कई बार पढ़ा दी है क्लास। अब एमए जिन्ना की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के संस्थापक। विनोबा भावे की बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपको पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो सबसे पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब जो भी लीडर था उसे सत्याग्रह खुद से इनिशिएट करना था। एक व्यक्ति द्वारा सत्याग्रह आपका स्टार्ट किया जा रहा था और लोग उसमें आके जुड़ रहे थे। तो पहले सत्याग्रही जिसको चुना गया था वो थे विनोबा भावे, फिर थे जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा 1916 में होम रूल मूवमेंट की बात। ठीक है, होम रूल लीग की बात याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, अरुणा आसफ अली। धरसना रेड की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू। ठीक है, यहाँ पर धरसना आपकी एक इंडस्ट्री थी, मिल इंडस्ट्री थी, जहां पर लोग जा रहे थे वो करने, आंदोलन करने जा रहे थे, मतलब सत्याग्रह करने। तो बाद में जो आपके महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कुछ लीडर्स जैसे सरोजनी नायडू इसको लीड करती हैं, बाद में उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। चलिए होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पे एनी बेसेंट, बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, स्वराज पार्टी का निर्माण CR दास। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। 1920 में आपको पता है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी ऐसे शपथ लेके बोलते हैं कि मैं 1 साल के भीतर स्वराज स्थापित कर दूंगा, स्वराज दिला दूंगा।
असहयोग आंदोलन पीक पे चल रहा रहता है, तभी गोरखपुर में एक कांड होता है जिसको कि हम चौरी चौरा कांड कहते हैं। चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो पार्टी में 2 गुट आपके बन जाते हैं। एक वो जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के समर्थन में थे, और दूसरा गुट जो कह रहा था कि अब जब मूवमेंट हमारा असहयोग आंदोलन अपने पीक पे है, तब गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर लोग कहने लगे कि जैसे असहयोग आंदोलन में हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को छोड़ दिया, हमने कॉलेजेस को छोड़ना शुरू किया, अभी भी हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम चीजों को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जो असहयोग आंदोलन में था, भले आंदोलन खत्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि अब हम बायकॉट नहीं करेंगे, मतलब हम जो बायकॉट कर रहे थे, हिस्सा नहीं ले रहे थे, अब हम उसको नहीं करेंगे, बल्कि हम एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के थ्रू हम काउंसिल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। बाद में आगे चल के CR दास की मृत्यु हो जाती है, मोतीलाल नेहरू फिर आके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वही 1928 में आपकी मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार होती है। महात्मा गांधी दांडी मार्च आप सभी को पता है, साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने मार्च किया था। जवाहरलाल नेहरू की स्वराज की मांग लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण, ठीक है, ये नहीं पूर्ण स्वराज, ये देखिए ये गलत हो गया थोड़ा, यहां पर ये करिए, ये इसको ऐसे करिए, जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण, नहीं ये गलत है। देखिए क्लास, ये याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। जवाहरलाल नेहरू का जो लाहौर सेशन था 1929, उसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने आपको कितनी बार बताया, ये रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है। ठीक है, और आने वाली 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। खान अब्दुल गफर खान लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से रिलेटेड हैं। ये फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह, यहां देखिए 1833 की जब हम बात करते हैं, कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। 1906 में बात करेंगे तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1927 की बात करते हैं तो अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। और 1932 में यहाँ पे क्या लिखा, व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा। तो ये आपको मैच करने को दिया गया था, तो ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, सही हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मौले मिंटो सुधार की बात करते हैं, मौले मिंटो रिफॉर्म की बात करते हैं। मौले मिंटो रिफॉर्म कब आया है बताओ, 1909 में आया है ना, 1909 में ना, सही है। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर हम पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं, हम कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं, लेकिन किसके लिए बात करते हैं यहाँ पर हम मुस्लिम्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होगा वहां पर जो लोग खड़े होंगे वो मुस्लिम्स होंगे, और उन मुस्लिम कैंडिडेट्स को खाली मुस्लिम लोग वोट करेंगे। यही तो सेपरेट पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है कि जो भी एरिया है, कोई भी आपका एरिया है, प्रोविंस है, वहां पर अगर मेजोरिटी में उस एरिया में जो है, जो रिलीजन की मेजोरिटी, अगर हम मुस्लिम मेजोरिटी की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन में ज्यादा है तो वहां पर एक मुस्लिम लीडर जो है वो खड़ा होगा, मतलब मुस्लिम लीडर्स खड़े होंगे इलेक्शन में, और उन मुस्लिम लीडर्स को खाली मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, ये चीज याद रखिएगा। अभी इसी को अगर हम हटा दें, यहाँ पे हम कहें कि ठीक है अगर मेजोरिटी में मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम खड़े होंगे, लेकिन उनको वोट हिंदू मुस्लिम दोनों देंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होता है। ये चीज आपको हो गया, पृथक निर्वाचन समझ में आ गया ना। साइमन कमीशन की बात करेंगे, देशव्यापी आंदोलन, ब्लैक वो बोला जाता है गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे। चौरी चौरा घटना, आंदोलन का वापस लिया जाना, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922 में चौरी चौरा घटना की वजह से। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है, और चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था वहां पे जिंदा ही पुलिस कर्मियों को बंद करके जला दिया गया था। दांडी मार्च की बात करेंगे तो ये आपको पता है, ये आपका नमक का अवैध निर्माण। दांडी मार्च जब
गांधी जी करते हैं, साबरमती से दांडी तक जाते हैं, तो जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर नमक बनाते हैं, ठीक है, मतलब नमक कर को तोड़ते हैं। अब क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा करते हैं, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन। तो वही मैं आपसे कहती हूँ, पहला असहयोग आंदोलन था, उसके बाद सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन में तो हमने कहा था चीजों को बाइकआउट करो, ठीक है, जितनी चीजें बाइकआउट कर सकते हो बाइकआउट करो, स्वदेशी अपनाओ, ये सब चीजें। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने क्या कहा, जो लॉ गलत है, ठीक है, जो भी आपके जो भी इंस्ट्रक्शन गलत है उनको मत फॉलो करो, उनको ब्रेक करो। तो सबसे पहले नमक कर को ब्रेक करके, उसको तोड़ के महात्मा गांधी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो फिर और चीजें हम डिस्कस करते हैं। क्लास देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये क्विक रिवीजन सीरीज है, तो बहुत सी चीजें आपको आती होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी बस चीजें रिवाइज हो रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, क्लास आप लोगों को पढ़ा मैं आप लोगों के ले रही हूँ, ठीक है, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्लास को इस तरीके से पढ़ा जाए कि ये बस आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजें आपकी रिवाइज हो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से कोई भी त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आने वाले क्लासेस में उसको थोड़ा सही किया जाएगा। मुझे नहीं प्रॉब्लम लगती अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट करते हो तो, लेकिन बस अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो ये आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। और जब मैंने बोला है मुझे, तो आप लोग से क्या चाहिए, आप लोग आओगे जब मेंस में अपीयर हो गए, उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो कहोगे थैंक यू, बस, और क्या। चलो यहाँ पे देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की अगर हम बात करेंगे तो ये मौल्य मिंटो सुधार पर आधारित है। भारत सरकार 1900 अधिनियम 1919, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उस पर आधारित था, ठीक है। स्वाधीनता अधिनियम 1947, इसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और आपको पता है माउंटबेटन प्लान पे ही पहली बार पार्टीशन की बात की गई थी, सेपरेशन की बात की गई थी, भारत और पाकिस्तान की बात की गई थी। बटलर समिति रिपोर्ट की बात करेंगे तो बटलर किसके बीच में बटन लगाएगा, आपके भारतीय राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। हार्टिंग समिति रिपोर्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था इट्स हर्ट सर्जन, ठीक है, तो वहां पे हार्टिंग कमीशन के बारे में बताया था मैंने ना, और सर्जन कमीशन के बारे में बताया था। ये सब किससे रिलेटेड है, भारत में शिक्षा से रिलेटेड है। हंटर जांच की बात की गई है, यहाँ पे इंस्पेक्शन की बात की गई है। तो हंटर जांच समिति जो थी ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपॉइंट की गई थी कि इसके पीछे का मेन कारण क्या था। यहाँ पे मूडी मैन होगा, यहाँ पे मात्रा आपकी चली गई है। मूडी मैन समिति रिपोर्ट जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट है। यहाँ पर देख लो फिर से कुछ टाइमलाइन। भारत शासन अधिनियम कब आया है, 1935 में आया। क्रिप्स मिशन की जब हम बात करते हैं 1942, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया है, 1940 में आया है। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगस्त प्रस्ताव पहले आया है, अगस्त प्रपोजल पहले आया है कि क्रिप्स मिशन पहले आया है। तो अगर कहानी पता है तब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर खाली रट रहे हो तो ये याद रखना कि अल्फाबेट्स में पहले ए आता है फिर सी आता है। तो पहले अगस्त आया है, ठीक है, अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन आया है, याद रखना है आपको ये चीज। चलिए वेवल प्लान की हम बात करेंगे तो 1945 आपको याद रखना है। यहां पर देखिए क्लास, सूरत विभाजन की बात करते हैं तो ये जो आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, जो आपके नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, सूरत सेशन में हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करेंगे, कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929, कांग्रेस के लाहौर सेशन, अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। अभी मुझे आपके आधुनिक भारत में और भी क्लासेस को रिवाइज करानी है जो कि आप मुझसे डिमांड कर रहे हो।
हम उसको जरूर रिवाइज करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि उसी के बेसिस पे हम आगे की क्लासेस को भी अपना शेड्यूल करें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली क्लास मैं आपकी लूंगी, बहुत अच्छे से लूंगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। भारतीय राज व्यवस्था वाली क्लास भी आप जरूर देखिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब भारतीय राज व्यवस्था की क्लास में ले रही थी, आप में से स्टूडेंट्स ने नोटिस नहीं किया है, लेकिन एक चीज देखिएगा, उसमें जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की गई थी, कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात की गई थी। वहां पर ऑर्डिनेंस लिखा था 123 के में। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस वाला जो है ना, ये 123 वाला, ये प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति होती है। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर होती है, ना कि कार्यकारी शक्ति होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बनाइएगा। मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। मैं वहां पर गलती से उसको स्लाइड को इधर उधर लिखा, और आप में से किसी स्टूडेंट ने उसको नोटिस नहीं किया है। ठीक है, यही मैं देख रही थी, तो उसको प्लीज क्लास आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में भारतीय राज व्यवस्था की भी क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। जो भी बच्चे उस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूंगी। बस आपको क्या करना, आपको पढ़ाई करनी है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, क्विक रिवीजन क्लास पढ़नी है, और अपनी घटना चक्र सारी सॉल्व कर लेनी है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लेनी है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको पूछना। जो भी आंदोलन वाला है ना, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। लूसेंट में एक पेज दिया गया है, 1-2 पन्ने दिए गए हैं, उसको क्या करो, जहां पर भी पढ़ते हो वहां पे स्टिक कर लो। ठीक है, सुबह दोपहर शाम एक बार उसको 5 दिन देखोगे ना, अगले दिन तुमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस ये काम कर लो, ताकि जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में जो कि कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, उनको एक जगह अलग रख लो और उनको रोज रिवाइज किया करो। वैसे मैं ये भी काम करूंगी, हिस्ट्री के, पॉलिटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप लोग की क्वेरी से मुझे पता चलता है कि आप लोग को दिक्कत कहाँ हो रही है। ठीक है, और वहां पर अगर कोई ट्रिक्स बता पाऊंगी तो वो भी मैं आपको बता लूंगी। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने प्रति वफादार रहिए। रोज पढ़ेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा, प्रीलिम्स जरूर निकलेगा, लेकिन वफादारी आपको किसी और के प्रति नहीं दिखानी है, खुद के प्रति दिखानी है। अपने प्रति वफादार रहेंगे तो जीवन में हर स्थिति में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।